नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी अकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने जा रहे हैं भारतीय कर प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्स, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं अधिभार, सरचार्ज तथा उपकर, चेस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अतिरिक्त कर। अतिरिक्त कर का मतलब है कर के ऊपर लगने वाला कर। अतिरिक्त कर, कर के ऊपर लगने वाला कर, अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स, कर के ऊपर लगने वाला कर, एडिशनल टैक्स। कर के ऊपर लगने वाले कर को अतिरिक्त कर कहते हैं। कर के ऊपर, कर के ऊपर लगने वाले, कर के ऊपर लगने वाले कर को अतिरिक्त कर कहते हैं। अतिरिक्त कर कहते हैं। कर के ऊपर लगने वाले कर को अतिरिक्त कर कहते हैं और यह दो प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला डिस्कस करने जाएंगे अधिभार। पहला है अधिभार अर्थात सरचार्ज, जबकि दूसरा है उपकर अर्थात चेस। उपकर अर्थात चेस। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अतिरिक्त कर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिभार, सरचार्ज तथा उपकर। समझते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अधिभार हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अधिभार अर्थात सरचार्ज। अधिभार अर्थात सरचार्ज। और दूसरा है उपकर। दूसरा है इसी में उपकर। उपकर अर्थात चेस। ध्यान दीजिएगा, उपकर अर्थात चेस। इन दोनों के डिफरेंस को हम समझते हैं, समानताएं तथा असमानताएं को समझते हैं। मुख्य बिंदु के आधार पर, मुख्य बिंदु के आधार पर हम समझने जा रहे हैं अधिभार, सरचार्ज व उपकर। सबसे पहले हम समझते हैं परिभाषा। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, अधिभार का अर्थ क्या होता है? विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों तथा कंपनियों पर अतिरिक्त कर लगाए जाने को अधिभार कहते हैं। विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों तथा कंपनियों पर लगाया गया अतिरिक्त कर अधिभार कहलाता है। अर्थात अधिभार का अर्थ है टैक्स पर टैक्स, अर्थात यह कहलाता है टैक्स का टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। किसी विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों तथा कंपनियों पर लगाए गए अतिरिक्त कर को अधिभार कहते हैं। किसी विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों पर, व्यक्ति या कंपनियों पर, व्यक्ति या कंपनी पर लगाए गए अतिरिक्त कर को अधिभार कहते हैं। अधिभार
भार सरचार्ज कहते हैं, अर्थात यह है टैक्स का टैक्स अर्थात अधिभार। यह है टैक्स का टैक्स अर्थात अधिभार। जबकि उपकर का मतलब होता है, जबकि उपकर का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के कारण, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु या किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु लगाए गए अतिरिक्त कर को उपकर कहते हैं। जैसे कि भारत में शिक्षा के विकास हेतु लगाया जाता है 4% का उपकर, 4% का उपकर लगाया जाता है। उपकर जिस क्षेत्र के लिए लगाया जाता है, जिस विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाया जाता है, उसको उसी स्थान पर खर्च किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इनकम टैक्स आयकर पटाते हैं तो आयकर के साथ आपको 4% का जितना आपका आयकर बनता है उस पर 4% का आपको उपकर लगता है। शिक्षा उपकर इसे हम कहते हैं। शिक्षा उपकर का जो संग्रहण करती है सरकार, इसको खर्च भी वो शिक्षा पर ही करती है। अर्थात किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए गए अतिरिक्त कर को उपकर कहते हैं और उपकर की जो प्राप्ति होती है उसे उसी विशेष क्षेत्र या उद्देश्य पर खर्च किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु, की पूर्ति हेतु लगाए गए अतिरिक्त कर को, लगाए गए अतिरिक्त कर को, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए गए अतिरिक्त कर को उपकर कहते हैं। उपकर कहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए गए अतिरिक्त कर को उपकर कहते हैं। यदि मान लीजिए शिक्षा के लिए उपकर वसूला जाएगा तो इस वसूले गए धनराशि को शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उपकर को जिस विशेष प्रयोजन के लिए वसूला जाता है उसी पर ही खर्च किया जाता है। अधिभार होता है, अधिभार होता है एक अतिरिक्त कर, अर्थात यह होता है अतिरिक्त शुल्क, अर्थात कर पर लगने वाला कर। अधिभार यह एक अतिरिक्त शुल्क है, एडिशनल ड्यूटी है। यह एक अतिरिक्त शुल्क है, जबकि उपकर भी एक अतिरिक्त शुल्क है, कर के ऊपर लगने वाला कर। यह एक अतिरिक्त शुल्क है, यह एक अतिरिक्त शुल्क है, यह एक अतिरिक्त शुल्क है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, इसे विशेष नाम से भी जाना जाता है। अधिभार को कहा जाता है करों का कर, करों का कर, करों का कर कहा जाता है। सरकार द्वारा राजस्व में वृद्धि करने हेतु, अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि करने हेतु अधिभार के रूप में अतिरिक्त कर आरोपित किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है करों का कर। क्योंकि इसे करों पर आरोपित किया जाता है, कर के ऊपर कर लगाया जाता है, इसीलिए इसे करों का कर कहा जाता है। अधिभार को, अधिभार को, अधिभार की वसूली कर के ऊपर कर लगाकर किया जाता है, इसीलिए इसे करों का कर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
लगाए गए करों पर लगाए गए अतिरिक्त कर को करों पर लगाए गए अतिरिक्त कर को करों का कर कहते हैं। करों का कर कहते हैं। करों का कर कहते हैं। अधिभार जो कि करों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है, इसलिए इसे करों का कर कहते हैं। जबकि उपकर को कहा जाता है विशेष प्रयोजन कर। विशेष प्रयोजन कर, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है विशेष प्रयोजन कर। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लगाए जाने के कारण इसे विशेष प्रयोजन कर कहा जाता है। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति या प्राप्ति हेतु, पूर्ति हेतु, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए जाने के कारण इसे अर्थात उपकर को विशेष प्रयोजन कर कहते हैं। विशेष प्रयोजन कर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपकर और अधिभार में एक मुख्य अंतर यह है कि उपकर को जिस विशेष प्रयोजन के लिए वसूला जाता है उसी पर ही खर्च किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उपकर को जिस विशेष उद्देश्य या प्रयोजन, जिस विशेष उद्देश्य के लिए वसूला जाता है उसे उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु खर्च किया जाता है। जैसे भारत में आयकर के ऊपर 4% का शिक्षा उपकर लगता है, अर्थात इसको वसूलने का मुख्य उद्देश्य है भारत में शिक्षा का विकास करना, तो भारत सरकार इसे शिक्षा पर ही खर्च करती है, यह कहलाता है उपकर। लेकिन अधिभार का मुख्य उद्देश्य होता है, इसे वसूलने का सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार के सार्वजनिक आय, राजस्व आय की वृद्धि करना, और इसे सरकार किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, तो अगला है कर का व्यय, खर्च। अधिभार का संग्रहण कर किसी भी क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाता है, अर्थात अधिभार का संग्रहण कर इसे किसी भी क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाता है। उद्देश्य, अधिभार के संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है राजस्व आय या सार्वजनिक आय की वृद्धि। राजस्व आय या सार्वजनिक आय की वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्व आय या सार्वजनिक आय की वृद्धि। उपकर का मुख्य उद्देश्य है किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति, जैसे कि भारत में शिक्षा का विकास, किसी विशेष क्षेत्र का विकास, या हम कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र का विकास, किसी विशेष क्षेत्र का विकास, जैसे कि भारत में शिक्षा का विकास, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अधिभार सामान्यतः प्रत्यक्ष कर पर आरोपित किया जाता है।
प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर। अधिभार सामान्यतः प्रत्यक्ष कर पर आरोपित किया जाता है, जबकि उपकर प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर आरोपित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर आरोपित किया जाता है। संग्रहण, अधिभार तथा उपकर इन दोनों का संग्रहण होता है, इन दोनों को संग्रहित किया जाता है केंद्र की संचित निधि पर। केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि में संग्रहित होती है अधिभार और केंद्र की ही संचित निधि में संग्रहित होती है उपकर। केंद्र की संचित निधि में ध्यान दीजिएगा कि अधिभार व उपकर में राज्यों का हिस्सा नहीं होता है, केंद्र की संचित निधि में जाकर जमा होता है। अर्थात अधिभार व उपकर में राज्यों का हिस्सा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम अधिभार तथा उपकर को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि इसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, अधिभार सरचार्ज को हम समझते हैं। मान लीजिए किसी भारतीय व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष की इनकम है, आय है 1 करोड़ रुपए, तो उसे 30% का आयकर देना होगा। अर्थात 1 करोड़ का 30% होगा, 30 लाख रुपए का उसे इनकम टैक्स देना होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, मान लीजिए एक भारतीय व्यक्ति है, एक भारतीय व्यक्ति है, राम नाम का एक भारतीय व्यक्ति है। भारतीय व्यक्ति राम की 1 वर्ष की इनकम है, 1 वर्ष की इनकम अर्थात आय है, इसकी शुद्ध वार्षिक आय, राम की शुद्ध वार्षिक आय 1 वित्तीय वर्ष की आय है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, इसकी आय है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए इसकी आय है 1 करोड़ रुपए। अब इसे टैक्स देना होगा, तो 1 करोड़ रुपए का 30% का आयकर लगेगा, 30% का आयकर लगेगा। तो इस आधार पर 1 करोड़ रुपए का आयकर हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा 1 करोड़ का 30% अर्थात 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए इसका हो जाएगा इनकम टैक्स। इसके बाद सरकार चूंकि जानती है कि किसी विशेष आय वर्ग के ऊपर लगाया जा सकता है अधिभार, मतलब सरकार अतिरिक्त आय कमाने के लिए विशेष आय वर्ग पर लगाती है अधिभार, करों का कर। तो इस प्रकार से राम के ऊपर लगेगा करों का कर अर्थात अधिभार, सरचार्ज लगेगा। अधिभार, अधिभार होता है करों का कर, अतिरिक्त कर। तो यहां पर चूंकि हम जानते हैं यदि किसी व्यक्ति का आय 1 करोड़ है अर्थात 10% का अधिभार लगेगा, 10% का अधिभार लगेगा, 10% का अधिभार। तो इस प्रकार से 10% का अधिभार निकल जाएगा। ये जो अधिभार निकाला जाता है ये इनकम टैक्स के ऊपर निकाला जाएगा, अर्थात 30 लाख रुपए का 10%, 30 लाख का 10% अधिभार निकलेगा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो इस प्रकार से टैक्स का टैक्स लग गया 3 लाख रुपए और साथ ही साथ कंपलसरी 4% का उपकर दिया जाएगा, शिक्षा उपकर। तो इस प्रकार से 4% का
कंपलसरी लगता है उपकर, अर्थात उपकर सभी आय वर्ग को देना होता है। जैसा कि भारत में लगाया जाता है 4% का शिक्षा उपकर, अर्थात चूंकि ये शिक्षा उपकर है, शिक्षा के लिए इसे वसूला जा रहा है, अर्थात इसे शिक्षा के विकास हेतु ही खर्च किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आय यहां पर 30 लाख आयकर है, यहां पर 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए के ऊपर लगेगा शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर 30 लाख रुपए का 4%, 10 लाख का निकलेगा 40,000, 20 लाख का 80,000 और 30 लाख का 1,20,000, 1,20,000 रुपए ये निकला शिक्षा उपकर। तो इस प्रकार से राम के द्वारा 1,20,000 रुपया दिया जाएगा सरकार को शिक्षा उपकर। तो सरकार इसे शिक्षा के ही विकास के लिए खर्च करेगी, जबकि सरकार के द्वारा राम से यहां वसूला जा रहा है 3 लाख रुपए का अधिभार। अधिभार सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर सकती है, इसके लिए कंपलसरी क्षेत्र नहीं है। अधिभार को सरकार किसी भी क्षेत्र में खर्च करेगी, जबकि शिक्षा उपकर यदि शिक्षा के लिए वसूला गया है तो इसे शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से राम द्वारा देय कुल आयकर होगा, राम द्वारा देय कुल आयकर होगा आयकर प्लस अधिभार, सरचार्ज, अधिभार प्लस उपकर, शिक्षा उपकर। तो इस प्रकार से 30 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए का अधिभार, 3 लाख रुपए का अधिभार प्लस 1,20,000 रुपए का उपकर, ये मिलाकर हो जाएगा 34,20,000 रुपए। तो इस प्रकार से राम के द्वारा कुल देय आयकर होगा 34,20,000 रुपए। तो इस प्रकार से हमने समझा कि राम के द्वारा जो अधिभार दिया जा रहा है इसे सरकार किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी, जबकि राम के द्वारा 1,20,000 रुपए का जो शिक्षा उपकर दिया गया है यह केवल शिक्षा के ही विकास के लिए खर्च होगी। तो इस प्रकार से मैं एक डिफरेंस समझा, क्या होता है अधिभार और क्या होता है उपकर। अधिभार किसी भी क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है, इसका उद्देश्य होता है, अधिभार का मुख्य उद्देश्य होता है राजस्व आय या सार्वजनिक आय की वृद्धि करना, जबकि उपकर का उद्देश्य होता है किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति करना। जैसे कि यहां पर शिक्षा के विकास हेतु लिया जा रहा है 4% का शिक्षा उपकर। अब हम देखने जा रहे हैं प्रत्यक्ष कर। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रत्यक्ष कर जब करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर लगे तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जब करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर लगे तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स। जब करापात, करापात का मतलब होता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है, कराघात जिसके द्वारा टैक्स का भुगतान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर लगता है या एक ही कंपनी पर लगता है तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में करापात व कराघात एक ही बिंदु पर होता है। प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित किया जाता है उसी से ही वसूला जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कर जब करापात व कराघात, जब करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर लगे तो इसे प्रत्यक्ष कर, तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष कर में
करापात व कराघात एक ही बिंदु पर होता है। करापात व कराघात एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। प्रत्यक्ष कर में करापात व कराघात एक ही बिंदु पर होता है। प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित किया जाता है, जिस पर आरोपित किया जाता है, प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित किया जाता है उसी से ही वसूला जाता है, वसूला जाता है। प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। मान लीजिए एक भारतीय व्यक्ति है राम, मान लीजिए एक भारतीय व्यक्ति है राम। राम के एक वित्तीय वर्ष अर्थात शुद्ध वार्षिक आय है, राम की शुद्ध वार्षिक आय है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। यदि इस पर आयकर लगाया जाएगा, राम के ऊपर 30% का आयकर लगाया जाएगा, तो इसका वास्तविक भुगतान भी राम के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है जब करापात व कराघात एक ही बिंदु पर आरोपित हो तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित होता है उसी के द्वारा वसूला जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर का हम उदाहरण समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष कर के प्रकार समझते हैं। जैसे कि आयकर, आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं आयकर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं आयकर, आयकर इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर जिसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं आयकर इनकम टैक्स, किसी व्यक्ति के एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। किसी व्यक्ति के एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध वार्षिक आय, शुद्ध वार्षिक आय, शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं, आयकर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति के एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद देखते हैं निगम कर। निगम कर जैसे व्यक्ति के ऊपर लगता है आयकर, वैसी कंपनी या किसी इंटरप्राइज के ऊपर लगता है निगम कर। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स किसी व्यक्ति के एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। इसी प्रकार किसी कंपनी, अगर किसी कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा तो इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। किसी कंपनी के एक वित्तीय वर्ष में अर्जित, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध वार्षिक आय, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाले कर को निगम कर कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है।
यह एक प्रत्यक्ष कर है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद देखते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इन शॉर्ट कहा जाता है मैट। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अर्थात मैट। यदि मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अपने लाभ को शून्य दिखाया जाता है, अर्थात किसी कंपनी के द्वारा जब एक वित्तीय वर्ष में अपने लाभ को शून्य भी दिखाया जाता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है निगम कर से बचना। निगम कर से बचने के लिए यदि किसी कंपनी के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अपने लाभ को शून्य दिखाया जाता है, तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा जिस कंपनी के द्वारा दिखाया गया है अपने लाभ को शून्य, उस पर आरोपित किया जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, अर्थात उनसे कर वसूला ही जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर के माध्यम से। यदि निगम कर से बचने के लिए यदि किसी कंपनी के द्वारा अपने लाभ को शून्य दिखाया जाता है, तो सरकार द्वारा इनसे वसूले गए अनिवार्य कर को न्यूनतम वैकल्पिक कर कहते हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर कहते हैं, अर्थात सरकार के द्वारा जिस कंपनी का लाभ एक वित्तीय वर्ष में शून्य दिखाया गया है, उनसे न्यूनतम वैकल्पिक कर वसूला जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर का प्रारंभ किया गया है भारत में 1997-1998 वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष 1997-1998 से न्यूनतम वैकल्पिक कर का प्रारंभ किया गया है। यदि किसी कंपनी का एक वित्तीय वर्ष में लाभ शून्य हो, तो उनसे सरकार के द्वारा निगम कर ना वसूल कर उनसे वसूला जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर। और वर्तमान में मैट की दर है 18.5%। वर्तमान में मैट की दर है 18.5%। तो इस प्रकार से जिस कंपनी के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लाभ को शून्य दिखाया जाता है, उनसे सरकार निगम कर नहीं वसूलती है, उनसे सरकार तब वसूलती है न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अर्थात मैट। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूंजी लाभ कर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं संपत्ति कर, संपदा कर या पूंजी लाभ कर। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी मकान, जमीन या शेयर या किसी अन्य संपत्ति को बेचने के बाद जो हमें लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं, तथा उस पर लगाए गए कर को पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर या संपदा कर कहते हैं। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं संपत्ति कर या संपदा कर, संपत्ति कर या संपदा कर या पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स, संपदा कर स्टेट ड्यूटी, पूंजी लाभ कर कैपिटल गेन्स टैक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी मकान, दुकान
जमीन, मकान, दुकान, जमीन। प्रतिभूति शेयर, प्रतिभूति शेयर। सिक्योरिटी शेयर, सिक्योरिटीज शेयर। या किसी अन्य संपत्ति को, किसी अन्य संपत्ति को विक्रय करने पर, बेचने पर क्रय लागत या निर्माण लागत। यदि किसी मकान, दुकान, जमीन, प्रतिभूति शेयर, सिक्योरिटी शेयर या किसी अन्य संपत्ति को बेचने पर क्रय लागत या निर्माण लागत से अधिक मूल्य प्राप्त होता है तो इसे पूंजी लाभ कहते हैं, तो इसे पूंजी लाभ कहते हैं। और पूंजी लाभ पर आरोपित कर को, और पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को, पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर या संपदा कर कहते हैं। पूंजी लाभ कर या संपत्ति कर या संपदा कर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पूंजी लाभ कर की दर है 25%। वर्तमान में 25% का लगाया जाता है पूंजी लाभ कर।